Hello, my YouTube learners. Welcome to my channel. So, let's begin our same chapter. आज हम अपना वही चैप्टर दोबारा करने वाले हैं. इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, इवन ये लास्ट टॉपिक है इस वाले चैप्टर का, वो हम कवर करेंगे आज की क्लास में. लाइफ इन द प्लेन्स. हमने प्लेन्स के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो प्लेन्स है वो कैसे होते हैं. ठीक है, उनके फीचर्स के बारे में पढ़ा था, वहाँ कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म होती है मेनली, उन सब चीज़ों के बारे में. अब हम देखेंगे प्लेन एरियाज़ में जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ कैसे होती है. Thousands of years ago, the first civilization developed around rivers in fertile plains. क्लास देखो, जो सिविलाइजेशन है उसका मतलब होता है बहुत सारे लोगों का एक जगह एक साथ रहना ग्रुप्स में. मतलब कोई एक पर्टिकुलर स्टेट है, सिटी है, टाउन है, वहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं एक जैसे, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, वहाँ रहना खाना पीना सारी एक्टिविटीज़ हो रही है, मार्केट है, स्कूल है, हर तरीके की चीज़ें हैं, तो वो सिविलाइजेशन हो जाएगी, जिसे हिंदी में हम सभ्यता कहते हैं. जब बहुत सारे लोग एक जगह एक तरीके की कस्टम एंड ट्रेडिशंस फॉलो कर रहे होते हैं और रह रहे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सिविलाइजेशन. ठीक है, सभ्यता. थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो यानी कि हज़ारों साल पहले जो सिविलाइजेशन है, ज़्यादातर पूरे वर्ल्ड में जितनी भी सिविलाइजेशंस हैं वो सभी रिवर्स के पास डेवलप हुई हैं. जस्ट बिकॉज ऑफ रिवर जो है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड होता है हमेशा, दूसरा पानी का सोर्स होता है, इसीलिए ज़्यादातर जो सिविलाइजेशन है वो रिवर्स के आसपास हुई है हमारी. इन आवर टाइम्स ट्रू अ लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन प्लेन्स. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंडिया की सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो प्लेन्स एरियाज़ में रहती है. इंडिया की ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर प्लेन एरियाज़ में रहना पसंद करती हैं. जस्ट बिकॉज ऑफ पहला वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड होता है. ठीक है, वहाँ घर बनाना आसान होता है, आसपास सारी सर्विसेज होती हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बहुत अच्छी होती है. About 40 crore people, more than 1/4 of the total Indian population, live in India's Ganga Plain, often called the Gangetic Plains. इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसका 40 करोड़ जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, वो गंगा प्लेन्स में रहते हैं. गंगा प्लेन का मतलब हो गया हरिद्वार से लेकर के यूपी, दिल्ली, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये जो स्टेट्स हैं ये बहुत ज़्यादा थिकली पॉपुलेटेड हैं, क्योंकि ये सारे के सारे जो स्टेट्स हैं वो गंगा के किनारे पर पड़ते हैं. ये गंगा बेसिन के ऊपर है. यूपी, बिहार सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं. एज विद मैनी अदर प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड, द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन दिस रीजन इंक्लूड रिवर, फिशिंग एंड एग्रीकल्चर. प्लस वर्ल्ड में जितने भी प्लेन एरियाज़ हैं वहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोगों का जो ऑक्यूपेशन है वो फिशिंग, एग्रीकल्चर, इन सब चीज़ों से रिलेटेड होता है. Food crops such as rice, wheat, maize, barley, millets are grown. अब जो फूड क्रॉप्स हैं जो कि मेनली प्लेन एरियाज पर उगाई जाती हैं या फिर प्रोडक्शन होता है वो कौन कौन सी हैं? राइस, व्हीट, मेज, बार्ले एंड मिलेट्स. Fibrous crops such as cotton, jute and hemp are also grown in the Gangetic Plain. क्रॉप जो है, फाइबर क्रॉप्स जो हैं, जो नेचुरल फाइबर्स वाली क्रॉप है वो भी इस एरिया में उगाई जाती हैं और उनकी काफ़ी अच्छी डिमांड भी है. Traditional agriculture has been mostly rain-fed. This is that is water through rainfall. अब देखो, ट्रेडिशनल जो एग्रीकल्चर है वो भी परफॉर्म किया जाता है क्योंकि यहाँ पे जो प्लेन एरियाज होते हैं वहाँ पे अच्छी खासी बारिश होती है. ठीक है. इन recent decade, however, agriculture has turned to irrigation with water brought to the field through networks of canal and or pump from groundwater. अब पहले क्या था, पहले ज़्यादातर जो खेती थी वो बारिश पर डिपेंड होती थी, लेकिन आज के टाइम में टेक्नोलॉजी काफ़ी डेवलप हो गई है, इसीलिए लोग हैंडपम्प के थ्रू यानी कि मोटर्स के थ्रू ग्राउंड वाटर को ज़मीन पर ले आते हैं और उससे क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं. पहले इरिगेशन के लिए लोग बारिश पर डिपेंड होते थे. इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई करना, खेत में पानी देना ताकि जो फसल है वो अच्छी हो. While irrigation has increased agricultural production, it has also contributed the depletion of groundwater. देखो, एक चीज़ और है, जैसे जैसे इरिगेशन अच्छा होता जा रहा है इंडिया में या फिर हर जगह, वैसे वैसे एक चीज़ और ज़्यादा खतरे में आ रही है, वो है ग्राउंड वाटर. यानी कि ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो बहुत धीरे 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 क्या कर रहा है, नीचे की तरफ जाता जा रहा है. यानी कि जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो कम होता जा रहा है, जो कि अच्छा नहीं है क्योंकि वो फ्यूचर के लिए बचेगा ही नहीं. एक चीज़ याद रखो
कि ग्राउंड वाटर अगर धीरे धीरे कम होता चला गया तो वहाँ आसपास की जो लैंड एरियाज़ है वो क्या हो जाएगा, वो बैरन होता चला जाएगा, बंजर हो जाएगा। दूसरा ये, जो ग्राउंड वाटर है वो पहले पुराने टाइम में बहुत ज़्यादा था उसका लेवल। क्यों? अब देखो एक एग्जांपल देती हूँ। जब आप छोटे होगे उस टाइम पे आपने ना नल देखे होंगे, जो हाथ से चलाने वाले नल होते हैं, ठीक है। अब उन नलों में पहले पानी आया करता। क्यों? क्योंकि ग्राउंड वाटर लेवल अच्छा खासा था, इसीलिए नल के थ्रू पानी ऊपर आ जाया करता। लेकिन अब जो नल के अंदर पानी ही नहीं है, ज़मीन के अंदर पानी ही नहीं है ज़्यादा, जो नल है उन्हें बहुत ज़्यादा नीचे तक खोदा जाता है ज़मीन में। अब जो नल है वो बिल्कुल सूख चुके हैं। क्यों? क्योंकि ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो बहुत नीचे जा चुका है। लेकिन अब जो समर सीवर जैसी मोटर्स हैं वो क्या करते हैं, वो काफ़ी पावरफुल होती हैं और ज़मीन के नीचे से पानी एक बार में निकल के लेके आती हैं। इससे क्या होता है, इससे पहली बार हम लोग जो पानी है वो बिल्कुल सोच समझ के यूज़ नहीं करते, बहुत वेस्टेज होती है उस पानी की। सबसे पहला मेन रीज़न यही है कि उसका बिल नहीं आता, उसका किसी को हिसाब नहीं देना होता। यही मेन रीज़न है कि आप उस पानी को जितना हो सके उतना ज़्यादा वेस्ट कर लेते हो। लेकिन वहीं जो दिल्ली गवर्नमेंट का या फिर गवर्नमेंट की सप्लाई वाला पानी है, आप उसे बहुत सोच समझ के यूज़ करते हो। क्यों? क्योंकि उसका बिल आता है। समर सीवर का पानी यानी नल का ग्राउंड वाटर जो पानी है वो बहुत वेस्ट होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ उसका कोई हिसाब नहीं होता। इसलिए दिस प्रेजेंट्स अ चैलेंज फॉर द फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर इन दिस रीजन। ये प्रेजेंट करती है किस चीज़ को, हमारे कंट्री में आने वाले टाइम में जो एग्रीकल्चर रीजन है उसके लिए चैलेंज को। ग्राउंड वाटर कम होता जाएगा तो इरीगेशन के लिए हमें फिर से रेन वाटर पर डिपेंड होना पड़ेगा। सम ऑफ द अदर प्रॉब्लम अफेक्टिंग द गंगा प्लेन इंक्लूडिंग हाई पॉपुलेशन एंड पॉल्यूशन। अब एक चीज़ समझो, जहाँ लोग ज़्यादा होंगे वहाँ प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा होंगी, और जहाँ लोग ज़्यादा नहीं होंगे वहाँ प्रॉब्लम भी नहीं होंगी। वो कैसे, वो समझते हैं। जैसे कि एक जगह है जहाँ पर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल प्लेन वाले एरियाज़ में। वहीं कुछ एरियाज़ है जैसे कि डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट एरिया में कोई रहना नहीं चाहता। क्यों? वहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत है, वेजिटेशन नहीं है, सारी चीज़ें बहुत दूर दूर हैं, गर्मी बहुत है। अब इन दोनों जगहों में अगर आप पॉल्यूशन देखोगे तो पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा आपको प्लेन एरियाज़ पे देखने को मिलेगा। क्यों? जो ह्यूमन है वो क्या करते हैं, आसपास की जगहों को पोल्यूट कर देते हैं, और ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा डिमांड होगी, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा गंदगी होगी, ठीक है। वहीं डेजर्ट वाले एरिया में जब कोई होगा ही नहीं तो वहाँ ना किसी चीज़ की डिमांड होगी, ना गंदगी होगी, ना पोल्यूशन होगा, ना पॉपुलेशन होगी। Whether in the mountain ranges or plain, river around the world have carried immense cultural values. जहाँ पर भी प्लेन एरियाज़ हैं या माउंटेन एरियाज़ हैं जहाँ पर भी रिवर्स बह रही हैं, वहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनके लिए ये कल्चरल वैल्यू भी है। यानी कि जो नदी है और प्लेन एरियाज़ हैं उनके लिए जो रिवर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं कि लाइफ में, क्योंकि ये कल्चरल वैल्यू से रिलेट करता है। आपको पता होगा कि हिंदू धर्म के अंदर लोग रिवर्स की पूजा करते हैं, ठीक है, आसपास के एरियाज़ की, जस्ट बिकॉज ऑफ उनके लिए भगवान एक तरह से। इन पर्टिकुलर मैनी कम्युनिटीज हैव कंसिडर रिवर्स सोर्स एज इट्स कन्फ्लुएंस विद वन एंड अदर रिवर्स टू बी स्केयर्ड। इन इंडिया न्यूमरस फेस्टिवल, सेरेमनीज एंड रिचुअल्स आर कंडक्टेड एज सच लोकेशंस। अब देखो, जो रिवर्स हैं वो क्या होती हैं क्लास, हमारे लिए बहुत ज़्यादा, हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बहुत सारे लोग हर साल अलग अलग मेले में जाते हैं, और वो ये जो मेले होते हैं वो ज़्यादातर रिवर्स के किनारे होंगे। यानी कि जैसे कि अभी रिसेंटली जनवरी में 2025 में क्या लग रहा है, महाकुंभ का मेला लगा हुआ है। कहाँ? प्रयागराज में। और वो कहाँ पर है? वो वहाँ है जहाँ 3 नदियों का संगम है, ठीक है, जहाँ 3 नदियाँ एक साथ मिलती हैं प्रयागराज में, ठीक है। अब क्लास ये जो इंडिया है इसमें न्यूमरस फेस्टिवल्स बनाए जाते हैं, सेरेमनीज होती हैं। कहाँ पर? ऐसी लोकेशंस पे जो बहुत ज़्यादा पवित्र मानी जाती हैं, ठीक है। Because plains have a gentle slope, rivers navigation is easily and support a lots of economic activity. अब ये जितनी भी चीज़ें हैं, सेरेमनीज हैं, मेले वगैरह, ये रिवर्स के आसपास किनारे पर होती हैं, और ये इसीलिए यहाँ पॉसिबल है क्योंकि प्लेन एरिया बिल्कुल ही जेंटल स्लोप वाला होता है, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर रिवर्स का नेविगेशन आराम से हो जाता है, एंड सपोर्ट अ लॉट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। In earlier days, people also use river extensively to travel from one place to another. अब देखो, पुराने टाइम में यानी कि अर्ली ह्यूमंस के टाइम में जो रिवर है वो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती थी ट्रैवल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह। आज के टाइम में रोड बिल्ड हो गए, इसीलिए लोग रोड प्रेफर करते हैं, ट्रेन प्रेफर करते हैं, या एरोप्लेन से जाना प्रेफर करते हैं। बट अर्ली ह्यूमंस के टाइम में रिवर जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन मीन्स ऑफ क्या था? ट्रैवल।
दे आर स्ट्रेचेज अलोंग द गंगा वेयर पीपल प्रेफर टू यूज़ बोट टू मूव अराउंड। लेकिन जहाँ गंगा का नेविगेशन है, लोग आज भी गंगा में नाव से जाना पसंद करते हैं। इवन 2000 मुझे ईयर याद नहीं है, लेकिन गंगा जो नदी है, वाराणसी से क्रूज शिप अभी कुछ शायद 1-2 साल पहले ही इसका इनाग्रेशन किया है मोदी जी ने। इससे क्या है, लोग गंगा रिवर के थ्रू जहाँ उन्हें जाना है वहाँ जा सकते हैं आराम से। द मीटिंग पॉइंट ऑफ 2 और मोर रिवर कॉन्फ्लुएंस, पता होगा कॉन्फ्लुएंस क्या होता है, जहाँ पर 2 रिवर्स मिलती हैं जिन्हें हम संगम कहते हैं। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आपको पिक्चर में एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, बोट है, लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने सामान के साथ बोट्स में। रिवर ट्रांसपोर्टेशन ऑन दी गंगा दिख रहा है। गंगा जो रिवर है वो काफ़ी बड़ी है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो हैं गंगा रिवर से इधर से उधर जाने के लिए इसको यूज़ करते हैं बोट के थ्रू। इन दिस चैप्टर वी एक्सप्लोर द 3 मेन लैंडफॉर्म्स। अभी हमने इस चैप्टर के अंदर 3 मेन लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ा। ऊपर सबसे पहले हमने माउंटेन्स पढ़े, ठीक है, फिर प्लेट्यूज पढ़े, फिर प्लेन्स पढ़े। अब प्लेन्स में जो लाइफ है लोगों की वो पढ़ रहे हैं। बट इट्स सरफेस इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपर्ट्स ऑफ्टन डिफाइन अ फ्यू मोर लैंडफॉर्म्स। देखो, हमने मेनली 3 लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ा, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो और भी लैंडफॉर्म्स का नाम लेते हैं, जैसे कि डेजर्ट है। वन सच लैंडफॉर्म इज द डेजर्ट। डेजर्ट आर कंसिडर्ड टू बी अ लार्ज एंड ड्राई एक्सपेंसेस विद अ वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन। डेजर्ट कौन सा होता है? ऐसी जगह जो बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया में फैली हुई हो, वो बहुत ज़्यादा ड्राई भी हो। ऐसा नहीं है वो गर्म वाले ड्राई होगी, वो ठंडा भी ड्राई हो सकती है। दैट मीन्स वो हॉट डेजर्ट भी हो सकता है और कोल्ड डेजर्ट भी हो सकता है। अ वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन, बहुत लिटिल बारिश वगैरह बहुत कम आती हो। देयर फ्लोरा एंड फाउना आर ऑल्सो यूनिक। सम डेजर्ट्स आर हॉट लाइक सहारा इन अफ्रीका और द थार डेजर्ट इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट। देखो, 2 टाइप के डेजर्ट होते हैं। पहला होता है हॉट डेजर्ट, ठीक है, फिर दूसरा होता है कोल्ड डेजर्ट। दोनों ही डेजर्ट ऑलमोस्ट सेम होते हैं। क्यों? वेजिटेशन बिल्कुल भी नहीं होती, थोड़ी बहुत होगी, ज़्यादा वेजिटेशन नहीं है। जो एनिमल्स हैं उनमें यूनिकनेस होती है। जो कोल्ड डेजर्ट होते हैं वहाँ पर कोल्ड एनिमल्स पाए जाते हैं जो वहाँ सर्वाइव कर सकें, जैसे कि पेंगुइन्स हो गए, पोलर बेयर हो गए। और वहीं डेजर्ट एरियाज़ में कैमल पाए जाते हैं। कुछ फॉक्स होती हैं जो कैमल एरियाज डेजर्ट एरिया में आराम से सर्वाइव कर पाती हैं। कुछ स्नेक्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको वो दे रखा है हॉट डेजर्ट का एग्जांपल। हॉट डेजर्ट में सहारा डेजर्ट है जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है। फिर थार डेजर्ट है जो इंडिया में है, गुजरात और राजस्थान के एरिया में पड़ता है ये। फिर है कोल्ड डेजर्ट के एग्जांपल दिए हुए हैं। कोल्ड डेजर्ट का एग्जांपल इंडिया में भी है, वो है एक तो लद्दाख ऊपर की तरफ है, ठीक है। गोबी डेजर्ट एशिया में है। फिर है अंटार्कटिका। कुछ लोग अंटार्कटिका को भी एक डेजर्ट मानते हैं कि वो एक कोल्ड डेजर्ट है। Despite harsh living condition, humans have adapted to most of the desert। यानी कि ह्यूमंस के पास एक अच्छी खासी एबिलिटी है किस चीज़ की? किसी भी जगह को जल्दी से अडाप्ट कर लेने की। तो ह्यूमंस ने, चाहे वो कोल्ड डेजर्ट हो या फिर हॉट डेजर्ट हो, वहाँ पर रहकर अपने आप को उस काबिल बना लिया है, फिर अपने आप को अडेप्टेशन सिखा लिया है वहाँ रहने के लिए कि वहाँ का जो कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंगली। In India, communities living in the Thar Desert or migrating through it hold rich cultural traditions such as folk dance and legends related to the desert। जो लोग डेजर्ट में रहते हैं, थार जो इंडिया का थार डेजर्ट है वहाँ रहते हैं, ये बहुत ज़्यादा मतलब इन लोगों का जो कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा रिच होता है, ठीक है। दूसरा, ये एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट भी करते हैं फॉर सर्च ऑफ फूड एंड फॉर ऑक्यूपेशन लाइवलीहुड। ऊपर इनके फोक डांस बहुत अच्छे होते हैं, लेजेंड्स हैं, मतलब कुछ कहानियाँ हैं बहुत अच्छी अच्छी रिलेटेड टू दी डेजर्ट्स। डेजर्ट से रिलेटेड काफ़ी सारी कहानियाँ हैं इन लोगों के पास। इनके फोक डांसेज हैं, आपने शायद एक नाम भी सुना होगा, कालबेलिया करके एक फोक डांस होता है जो इन लोगों का काफ़ी फेमस होता है। द डाइवर्स वे इन विच ह्यूमन्स हैव मेड ऑल लैंड फॉर्म्स देयर होम इज़ अ टेस्टिमोनी टू आवर अडेप्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस। देखो, ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि ह्यूमंस के अंदर एक अच्छी खासी एबिलिटी है किस चीज़ की? किसी भी जगह को अपना होम बनाने की एबिलिटी है और रेजिलियंस है। रेजिलियंस का मतलब लचीलापन या फिर फ्लेक्सिबिलिटी का होना। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई हैं। द 5 थिनाइज ऑफ एंशिएंट तमिल संगम पोइट्री और 5 लैंडस्केप एसोसिएट विद अ सर्टेन स्पेसिफिक
deities, lifestyles, and moods or emotions such as love, longing, separation, quarrel, etc. These tables only listed the characteristics of the 5 landscapes and the main human occupation to each. अब ये जो चीज़ है ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा दी है नहीं, क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, क्योंकि ये नई बुक है. इसमें साइड में तो तमिल में लिखा हुआ है और बीच में लैंडस्केप लिखे हुए हैं, फिर मेन ऑक्यूपेशन लिखा है. क्या कि पढ़ लेते हैं फिर क्या लिखा हुआ है. कुरिंजी, माउंटेनियस रीजन, हंटिंग एंड गैदरिंग. मुलई, grassland and forest, cattle rearing. Marudam, fertile agriculture, plain farming. Naidal, coastal regions, fishing and sea farming. Palai, arid desert-like region, journeying and fighting. Okay. सो ये सारी चीज़ें तमिल के एंशियंट संगम पोइट्री के पार्ट है, तो आई डोंट थिंक इट इज़ एज मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू, बट इफ़ यू वॉन्ट टू रीड इट देन यू कैन. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अब देखो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है. इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन या फिर कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में, देन प्लीज़ फील फ्री टू आस्क. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then please like, comment and subscribe for more such videos. Thank you.